मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कविता नंबर 13 यानी कि 13 जिसकी हम यहाँ पर आपको व्याख्या करवाते हैं और व्याख्या के साथ साथ उसके अंदर जो शब्दार्थ आए हैं उनके शब्दों के अर्थ भी मैं बता रही हूँ। सभी बच्चे अपने पास में अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल लेकर के बैठेंगे ताकि आप यहाँ से सभी वर्ड के मीनिंग और सरलार्थ में जो बताया जाएगा उसके बारे में लिख सकते हैं। अब मैंने आपको कल वीडियो में इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिनके जीवन के बारे में यानी कि जिनकी जीवन परिचय मैंने आपको कल वाली वीडियो में करवाया था और साथ में कविता की समरी भी करवाई थी, यानी कि कविता का जो सारांश था, जो भाव था, वो भी करवाया था। यहाँ पर मैं आपको पोयम पढ़ाती हूँ तो सभी बच्चे इतना ध्यान दें कि जो पोयम पढ़ाई जा रही है उस पोयम के ऊपर अपना विशेष ध्यान रखेंगे। फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली। तलक, तलक कहते हैं यहाँ पर तक, यानी कि खेतों में दूर दूर तक। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली। मखमल कहते हैं जो बिल्कुल महीन सॉफ्ट होता है, मुलायम। कोमल, मखमल एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है जो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है। कोमल हरियाली यानी कि जो हरियाली है वो बहुत कोमल है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, यहाँ रवि का मतलब है सूर्य, जिसमें लिपटी, लिपटना मतलब उसमें लिपट जाना। कोमल हरियाली जो है वो सूर्य की किरणों में लिपटी हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। चांदी की सी उजली जाली, चांदी जैसे एक धातु होती है और उजली मतलब उजाला देने वाली। तिनकों के हरे हरे तन पर, तन कहते हैं यहाँ पर शरीर। तिनकों के हरे हरे तन पर, तन कहते हैं शरीर और हरित कहते हैं हरा। हरित कहते हैं हरा। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। रुधिर कहते हैं रक्त को, रुधिर कहते हैं झलक को। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल कहते हैं श्याम यानी कि गहरा हरा। भू कहते हैं भूमि, भू का अर्थ होता है भूमि। नभ का चीर निर्मल नील फलक, नभ कहते हैं आकाश, नभ कहते हैं आकाश। चीर कहते हैं वस्त्र और नील कहते हैं यानी कि नीला। और फलक होता है आकार का, नील फलक। पर्दा, पर्दा। तो यहाँ पर इस पहले स्टैंजे के अंदर ये वर्ड मीनिंग आए हैं जो अभी मैंने आपको करवाए दोबारा से। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल फलक। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, निम्न पंक्तियां जो हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित भाग 1 में से लिया गया है और जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने खेतों का यानी कि गांव की हरियाली का वर्णन किया है, गांव के भूभाग का वर्णन किया है कि खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है और वह हरियाली जो है वह इतनी कोमल और मुलायम है जो जिसके अंदर सूर्य की किरणें लिपटी हुई हैं। सूर्य की किरणें उसमें इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे चांदी की जो जाली होती है वो उजाला फैला रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर यानी कि
जैसे व्यक्ति के अंदर लाल रंग का रक्त होता है, ऐसे ही हरियाली जो होती है, हरियाली के अंदर हरे रंग का रक्त होता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, यानी कि जो बिल्कुल गहरा हरा है, उसके भूतल भूमि पर झुका हुआ है। आकाश का जो चीर है, जो आवरण है, वो उसको नीचे पर्दे की तरह ढके हुए है। स्टैंजा नंबर 2, रोमांचित सी लगती वसुधा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, चांदी की सी उजली जाली, इसके अंदर उपमा अलंकार प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर मानवीकरण भी किया गया है। रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित सी लगती वसुधा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आई जो गेहूं में बाली, जब खेतों के अंदर फसल आती है और गेहूं के अंदर बाली आ जाती है, तो जो पूरी वसुधा, पूरी धरती बहुत खुश हो जाती है। यानी कि वसुधा, धरती इतनी खुश हो जाती है फसलों को देखकर। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। अरहर एक विशेष प्रकार का दाल का पौधा होता है, जिसकी लाल रंग की दाल होती है। उसके अंदर जो फल लगता है वो एक लंबी फलियों के आकार का होता है। और उसी प्रकार एक सनई विशेष प्रकार का पौधा है, जिससे जूट तैयार की जाती है। अरहर और सनई की जो फलियां होती हैं वो दोनों सुनहरे रंग की होती हैं, और वो किंकणियां यानी कि जो करधनी है वो बजती हैं और बड़ी शोभाशाली होती हैं। उड़ती भीनी तैला के गंध, फूली सरसों पीली पीली। खेतों के अंदर जो सरसों खड़ी होती है वो बड़ी हो जाती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल आ जाते हैं। वातावरण के अंदर खेतों में पीले रंग के फूल अलग ही प्राकृतिक छटा को बिखेरते हैं। जब उनके पास से गुजरते हैं तो वहाँ से सरसों के तेल की गंध आती है, तो इसीलिए कहा गया है भिड़ती उड़ती भीनी तैलाक्य गंध। तैलाक्य कहते हैं तेल की, यानी कि सरसों के तेल की गंध फूलों के अंदर से महकती हुई महसूस होती है। लो हरित धरा से झांक रही, यानी कि हरी रंग की धरती पर जो लो है, जो खुशहाली है, वो झांक रही है। नीलम की कली तीसी नीली, यहाँ नीलम एक विशेष प्रकार का पन्ने का नाम लिया गया है जो नगीना होता है। कली कहते हैं जो उसकी बड होती है, और तीसी कहते हैं अलसी, यानी अलसी जो नीले रंग की है वो भी धरती पर खड़ी है और उसकी धरती की ओर देख देख करके वसुधा की ओर देख देख करके झांक रही है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, इसमें भी वही स्टेंजे के अंदर वही जो प्रसंग है और मानवीकरण, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, अब यहाँ रंग रंग दो प्रकार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रिलमिल कहते हैं मिलजुल कर। हंस रही सखियां मटर खड़ी, यानी कि मटर के खेत के अंदर जो मटर है वो रंग रंग की भांति खड़ी हुई है, मतलब मिलजुल करके खड़ी हैं और वो आपस में हंस रही हैं। हंस कैसे रही हैं? जब मटर की फली को देखते हैं तो उसके अंदर उसके बीजों की एक लंबी कतार होती है, तो लगता है वो हंस रही है और उनके दांत दिखाई दे रही हैं। मखमल पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाई बीज लड़ी, वे जो फलियां हैं वो एक मखमली पेटियों की तरह लटकी हुई है। मखमल की पेटियां यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट, एक पेटियां मतलब बॉक्स बोल दो, इस तरह लटकी हुई है और उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे बीजों को छिपाया हुआ है। छिमियां छिपाई बीज लड़ी, यानी कि बीजों की लड़ियों को उन्होंने अपने अंदर छिपा रखा है। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल गिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। उन रंग बिरंगी मटर के जो पौधे फूल खिले हुए हैं, तो उसी पौधों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियां भी घूम रही हैं। ऐसा लगता है मानो आपस में फूल ही उड़कर एक दूसरे डंठल पर बैठते हैं। फूल के नीचे एक विशेष प्रकार का डंठल बना होता है, तो उन्होंने कहा है कि फूल जब तितलियां उड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो फूल ही स्वयं उड़ उड़कर एक दूसरे डंठल पर बैठते हैं। अब इसमें उड़ उड़ रंग रंग बार बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मखमली पेटियां सी लटकी, यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पर पेटियों की जो है मखमल के समान तुलना की गई है।
अब रजत स्वर्णिम मंजरियों से, अब रजत, रजत कहते हैं चांदी को, रजत के मीनिंग होता है चांदी और स्वर्ण का मीनिंग होता है सोना। मंजरिया कहते हैं वसंत ऋतु के बाद आम के वृक्ष के ऊपर मंजरियाँ आ जाती हैं जो सोने चांदी के समान लगती है, जिसे हम बोर भी कहते हैं, फूल जो होते हैं। अब रजत स्वर्णिम मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, यानी आम की जो डाली, आम के वृक्ष की जो डाली होती है वो सोने चांदी की मंजरियों से लद गई है, यानी उनके ऊपर छोटे छोटी जो आम होती हैं वो आने लगी हैं। झर्रे ढाक पीपल के दल, वसंत ऋतु में पीपल और ढाक के पत्ते झड़ने लगते हैं ताकि वो उस जगह पर नए पत्ते और नई कोंपलें आ जाएं। हो रही कोकिला मतवाली, वसंत ऋतु में जब ढाक और पीपल के पत्ते झड़ते हैं तो उस जगह पर नई कोंपलें और नए पत्ते आ जाते हैं। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ढाक का जो वृक्ष होता है हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है और वैसे वो दो तरह से प्रयोग होता है। ढाक का जो पत्ता होता है उससे बीड़ी बनाई जाती है, जिसे से लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी बनती है। और ढाक की जो लकड़ी होती है उससे माचिस की तीली बनती है और माचिस की तीली के ऊपर लगने वाला जो फास्फोरस होता है वो जलने का काम करता है। खास वो तिल्ली जो होती है आपने देखा होगा कि बहुत हल्की लकड़ी होती है, इसलिए ढाक की जो लकड़ी है वो बहुत हल्की होती है। ढाक का जो बीज होता है उससे भी नशा होता है और ढाक की जो छाल होती है उससे जड़ी बूटियाँ और दवाई बनती है। तो पीपल के पत्ते भी ऐसे ही झड़ने लगते हैं। इनको देखकर वसंत ऋतु में कोयल भी मतवाली हो जाती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, यानी कि उस वसंत ऋतु के अंदर जो कटहल होते हैं वो महकने लगते हैं। जामुन जो होते हैं वो भी बड़े मुकुलित यानी कि खुश हो जाते हैं, या मतलब वो आने लगते हैं, छोटे छोटे जामुन आने लगते हैं। जंगल में झरबेरी झूली, जंगल के अंदर जो बेरियां खड़ी होती हैं वो झरने लगती हैं, यानी कि उनके ऊपर भी फल फूल आने लगते हैं। फूले आड़ू नींबू दाढ़ी, उसी मौसम के अंदर यानी वसंत ऋतु में फूलों की बहार आती है। जो आड़ू होते हैं उनके ऊपर फूल आ जाते हैं। नींबू, दाढ़ी, दाढ़ी कहते हैं अनार को, उस मौसम में ये सभी फल आ जाते हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, लेकिन फलों के बाद सब्जियां भी पीछे नहीं होती। उस मौसम के अंदर आलू, गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, पालक, धनिया, ये सभी फसलें आने लगती हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा है, पीले मीठे अमरूदों में लाल लाल चितियाँ पड़ी। बच्चों, आपने देखा होगा सर्दी में जो अमरूद होते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं जब पकते हैं, लेकिन उनके ऊपर विशेष लाल कलर के, लाल रंग की चितियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि धब्बे पड़ जाते हैं। उन्हें क्या देते हैं, वो ठंड के अमरूद होते हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवले से तरू की डाल जड़ी, यानी कि उसी मौसम के अंदर जो बेर होते हैं वो बहुत मधुर होते हैं और पक करके सुनहरे हो जाते हैं। आंवले के वृक्ष जो होते हैं उनकी जो डालियां होती हैं उस पर भी आंवले लग जाते हैं। लहलह पालक मह मह धनिया, खेतों के अंदर पालक की जो फसल होती है वो लहराने लगती है और धनिया जो होता है, धनिया की महक पूरे वातावरण में फैल जाती है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की जो बेल होती है वह भी फलने फूलने लगती है। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, उसी मौसम के अंदर जो टमाटर होते हैं वो पक कर के भी लाल और बड़े कोमल हो जाते हैं। देखने में ही ऐसे लगते हैं मानो ये मखमल हो। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर मिर्चें भी थैलियों के समान लटकने लगती हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, अब गंगा के किनारे की जो सतरंगी रेती होती है, जो बालू होती है, और पानी, गंगा का पानी जो है तो होता है वो कम हो जाता है, उसके किनारे पड़ी हुई रेत ऐसे लगती है मानो अभी अभी यहाँ से सांप निकल करके गए हों, क्योंकि हवा चलने से रेत के अंदर निशान, लहरें पड़ जाती हैं।
तो ऐसा महसूस होता है कि ये सांपों के चलने से जो रेखाएं बनी हैं वो अंकित हो गई हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत कहते हैं नदी तालाब या नदी के गंगा के किनारे उगने वाली घास पात जो होती है उसको सरपत छाई। नदी के किनारे पर जो घास उगती है वो सरपत छाई, वो भी देखने में बहुत सुंदर लगती है। और उसी के तट पर तरबूजों की खेती उगाई जाती है, क्योंकि गंगा का जो बहाव होता है जल का, वो जल स्तर घट जाता है और नमी के कारण वहाँ पर तरबूजों की खेती उगाई जाती है। अंगुली की कंघी से बगले कलंगी संवारते हैं कोई। वहीं पर गंगा का जब पानी कम हो जाता है, नदियों का पानी कम हो जाता है, तो वहीं पर किनारे पर जो बगले होते हैं वो पानी में बैठते हैं और अपने एक हाथ से, कंघी रूपी हाथ से अपनी कलंगी को संवारते हैं। कलंगी उनके सिर के ऊपर एक विशेष प्रकार का मुकुट सा बना होता है जिसे कलंगी कहा जाता है। तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर, तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर, यानी कि उसी जल के अंदर सुरखाब नाम का एक पक्षी तैरता रहता है। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि सुबह और शाम के समय जल के अंदर अनेक जल मुर्गियां सी तैरती हैं, जिनको जल मुर्गी भी कहते हैं। उन्हें सुरखाब बोलते हैं। सुरखाब एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जो जल में तैरता है। पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, एक मगरोठी भी एक विशेष प्रकार का पक्षी है। वो नदी के किनारे, यानी कि पुलिन नदी के किनारे बैठकर सो जाता है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, मुख से अलसाए से सोए। अब सर्दी का मौसम खत्म होते ही जब वसंत ऋतु आती है तो ऐसा लगता है कि अब सर्दी से छुटकारा मिल गया। हिम आतप, जो बर्फ की जैसी ठंडी थी, उससे हरियाली जो थी वो हंसने लगी है। सुख से अलसाए से सोए, यानी कि अब वो सुख में आलस से भरी हुई सो रही है। भीगी अंधियाली में निशी की, अंधियाली कहते हैं अंधियारा और निशी कहते हैं रात्रि। मानो वो रात की अंधियारी में सोए थे, तारक सपनों में खोए। सोते हुए और जो आसमान में चमकने वाले सितारे होते हैं उनके सपनों में खोए हुए थे। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, यानी जो आसमान है, मरकत डिब्बा, गांव जो होता है वो धन धान्य से भरपूर होता है, इसीलिए उसको मरकत डिब्बा कहा गया है। धन धान्य से भरपूर जो गांव है उस पर नीले रंग का जो आसमान है उसने अपने आवरण से पूरे गांव को ढका हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, यानी कि वहाँ पर जो वातावरण है वो बहुत स्निग्ध, बहुत शांत है। हिमांत है, निज शोभा से हरता जनमन, यानी कि इस शोभा से प्रत्येक जो जन होता है, प्रत्येक व्यक्ति का मन यह शोभा हर लेती है। बच्चों, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको पोयम करवाई है, इस पोयम के आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे। अभी मैंने वर्ड मीनिंग यहाँ लिखवा रखे हैं, इनके बारे में भी अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ है आपकी वसुधा, ये मैंने आपको करवाई है। हिम आतप, हिम आतप कहते हैं, अभी आपको मैं बताती हूँ। हिम आतप कहते हैं सर्दी की धूप, सर्दी की धूप, यानी कि सर्दी की धूप इतनी अच्छी लगती है जो अलसाए से उसमें सोए रहते हैं। यहाँ है वसुधा, वसुधा का मीनिंग होता है धरती। यहाँ है सनई, सनई एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिससे जूट बनती है। वैसे हम सनई का पौधा ही लिखेंगे। एक विशेष पौधा होता है जिससे जूट तैयार की जाती है। किंकड़ियाँ, किंकड़ियाँ होती हैं करधनी। आपने देखा होगा कि जैसे पायल के अंदर घुंघरू बजते हैं, तो इसी प्रकार उन किंकड़ियों में जो उसकी अरहर और सनई की जो किंकड़ियाँ होती हैं वो करधनी की तरह बजती है, जैसे कमर में बांधने वाली करधनी होती है। तैलाक्य, तैलाक्य कहते हैं तेल की गंध। तेल की गंध। आगे तीसी, तीसी कहते हैं अलसी। अलसी भी एक पौधा होता है जो तिलहन का काम करता है, यानी कि उससे ऑयल बनता है। रिलमिल, रिलमिल का मीनिंग हुआ मिलजुल कर।
मिलजुल कर। छिमिया, छिमिया कहते हैं लड़ियां। और व्रंत, व्रंत का मीनिंग होता है डंठल, डंठल। यहाँ है रजत, रजत का मीनिंग होता है चांदी। यहाँ है स्वर्ण, स्वर्ण का मीनिंग होता है सोना। मंजरिया, मंजरिया कहते हैं छोटे छोटे आम जो लग जाते हैं, उसका मतलब है बोर, यानी कि उसे हम बोर बोलते हैं। आम के ऊपर आने वाला बोर, जहाँ पर छोटी छोटी आम लगने लगती हैं। मरकत, मरकत होता है पन्ना, एक विशेष प्रकार का पन्ना होता है जिसको हम नगीना बोलते हैं। आम्र, आम्र यानी कि आम। तरु, तरु का मीनिंग होता है वृक्ष। दल, दल का मतलब होता है पत्ता। डाली का मीनिंग होता है शाखा। मुकुलित, मुकुलित कहते हैं प्रफुल्लित, मुकुलित होता है प्रफुल्लित। मुकुलित होता है अधखिला। दाड़िम, दाड़िम का मीनिंग होता है अनार। चितिया, चितिया का मीनिंग होता है धब्बे। अमली, अमली का मीनिंग आंवला। बालू, बालू का मीनिंग होता है रेत। सरपत, घास पात। सुरखाब, सुरखाब एक पक्षी होता है। पुलिन, पुलिन कहते हैं नदी का किनारा। सिनक कहते हैं शांत, और आच्छादन कहते हैं ढका हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये वर्ड मीनिंग करवाई और पूरी पोयम का सरलार्थ करवाई है। आप इन पोयम के जो वर्ड मीनिंग हैं, शब्दार्थ हैं, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और जो आपको व्याख्याएं करवाई हैं, वो व्याख्याएं आप याद करेंगे, और उनके जो क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के अर्थ ग्रहण संबंधित क्वेश्चन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस काम को कीजिए।